हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना पीसीएस क्लासेस। आज हम एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रमुख फीचर्स को जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, उसने 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा कि वहाँ से क्या हम बोरो कर सकते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज बन के आया है, वो कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन से बोरोड है। ये कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड होने के बावजूद अपने कंटेंट और स्पिरिट में यूनिक है, और इसके पास कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से उसे अलग करते हैं। ये जान लेने की बात है कि जब शुरुआत में जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके ओरिजिनल फीचर्स थे, जो उस समय फीचर्स थे, अब इस समय बहुत ही बदल चुके हैं। सब्सटैंशियल चेंज हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं हमारे यहाँ, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में क्या हुआ कि पहले पार्ट ए, बी, सी, डी 4 तरीके के स्टेट्स होते थे। इन सारे कैटेगरीज को हटाकर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज ला दी गई। इसके अलावा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा अमेंडमेंट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत लंबे और बड़े फेरबदल किए हैं। जैसे इसने प्रियम्बल में 3 शब्दों को जोड़ दिया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इसके अलावा इसने पूरा एक नया चैप्टर पार्ट 4A जोड़ दिया, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से बाउंड होगा। साथ ही साथ पार्ट 4A के अलावा पार्ट 14A जोड़ा, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में भी इसने प्रोविजन किया। इसके बाद है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने बहुत सारे चेंज जो 42nd से आए थे उसे अंडन करने की कोशिश की। इस अमेंडमेंट की एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज है वो ये है कि इसने राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, उसको चेंज करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। पहले राइट टू प्रॉपर्टी ये आर्टिकल 19 में था, अब ये आर्टिकल 300A में हो गया है। तो फंडामेंटल राइट से चेंज होके एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया। इसके अलावा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी लाया, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। 101st अमेंडमेंट ने जीएसटी का पूरा प्रोविजन लेके आया। तो जो शुरू में हमारा आउटसेट पे जो फीचर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अब ओरिजिनल फीचर जो थे वो अब चेंज हो गए ड्यू टू दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हाउएवर, केशवनंद भारती केस, ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। 13 जजेस बेंच थी इसमें, 13 जजेस बेंच थी, जो कि अभी तक की हाईएस्ट एवर जजेस बेंच है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूएंट पावर है, यानी जो अमेंडमेंट की पावर है आर्टिकल 368 में, उससे पार्लियामेंट को ये पावर नहीं मिलती कि वो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के चेंज करे। इसका मतलब पार्लियामेंट कुछ भी चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकती। अब आ जाते हैं सेलिएंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। पहला है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या तो रिटन हो सकते हैं, जैसे कि अमेरिका में है, हमारे इंडिया में है, या तो अनरिटन हो सकते हैं, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन होता है तो ये किस फॉर्म में होता है? कन्वेंशन के फॉर्म में, इंस्टीट्यूट के फॉर्म में, प्रेसिडेंट के फॉर्म में। और जब रिटन होता है तो एक कोडिफाइड प्रॉपर एक बुक होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो सबसे लेंथीएस्ट है, क्योंकि ये इतना लेंथीएस्ट है जितना कि वर्ल्ड में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये कॉम्प्रिहेंसिव, यानी सारी चीज़ों को कवर करने वाला, इलेबोरेट और एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। आगे देखते हैं। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, जो कि 22 पार्ट और 8 शेड्यूल में डिवाइडेड थे। अब कई सारे अमेंडमेंट हो गए हैं, इसके कारण जो हमारे आर्टिकल्स की संख्या है वो बढ़ के 470 हो गई है। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आया भी था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, तो ऑप्शन था 400 से ज़्यादा, वो करेक्ट होगा। इसके अलावा
22 पार्ट्स बदल के 25 पार्ट हो गए हैं, 8 शेड्यूल बदल के 12 शेड्यूल हो गए हैं। अब जितने भी अमेंडमेंट्स आए 1951 से, उसने लगभग 20 आर्टिकल और एक पार्ट 7 किससे डील करता था? ये कैटेगरी बी स्टेट से डील करता था, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया। और इस जितने भी अमेंडमेंट है, इसने 95 आर्टिकल्स, 4 नए पार्ट, जैसे कि पार्ट 4A यानी ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड, 9A 9B ये पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड, पार्ट 14A ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, इन सबको नया जोड़ा है और 4 नए शेड्यूल जोड़े हैं। 4 नए शेड्यूल 9, 10, 11, 12। इसके बाद इतने आर्टिकल्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने हैं उतने किसी भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 7 आर्टिकल थे और हमारे यहाँ कितने थे? 395। ऑस्ट्रेलियन में 128, चाइनीज में 138 और कैनेडियन में 147। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने का 4 फैक्टर हैं। पहला है जियोग्राफिकल फैक्टर। जो हमारी कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय इट्स जियोग्राफी। सो इतनी वास्ट कंट्री होने की वजह से और इस कंट्री में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी होने की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साइज बहुत बड़ा है। दूसरा फैक्टर है हिस्टोरिकल फैक्टर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है ये बहुत बल्कि था, बहुत ही वॉल्यूमिनस था। नेक्स्ट है कि जो सेंटर और स्टेट है उन दोनों के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, तो 2 इंटिटीज़ को जब कवर करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन की लेंथ बढ़ गई। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वहाँ पे डोमिनेंस था किसका? लीगल ल्यूमिनरीज का, मतलब जो लीगल बैकग्राउंड से लोग आते थे उनका बहुत ही डोमिनेंस था। जैसे कि हमारे लॉ मिनिस्टर खुद जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर जी, वो खुद जो है एक लॉयर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ये इतना लंबा होने का एक और कारण है कि इसमें ना कि सिर्फ फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्नेंस का है कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए क्या मूलभूत प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो तो है ही, उसके अलावा डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं। जैसे कि हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, उसकी वर्किंग, उसके फंक्शन के बारे में है। तो गवर्नेंस का तो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ही, साथ ही साथ डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और बड़ा हो गया है। बाकी सारे देशों में क्या होता है, जितने भी अदर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये सारे जो मैटर्स हैं इसे ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए या फिर इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल कन्वेंशन पे छोड़ दिया जाता है। मतलब एक अलग लॉ बनता है उस बारे में और वो लॉ उस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन से डील करता है। लेकिन हमारे यहाँ कई सारे ऐसी प्रोविजन हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से डील करते हैं, जिस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ती चली गई। आगे देखते हैं। 2019 तक जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट था उसका एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था और वो स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता था क्योंकि आर्टिकल 370 में वो दिया गया था स्पेशल स्टेटस। लेकिन 2019 में एक बदलाव हुआ और ये स्पेशल स्टेटस को एबॉलिश कर दिया गया। एबॉलिश कैसे किया गया? एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू किया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस कैसे अबॉलिश किया गया? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर ने पिछले ऑर्डर जो था उसे सुपरसीड कर दिया। पिछला ऑर्डर क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। तो ये जो पिछला ऑर्डर था इसकी जगह पे अब ये ऑर्डर आ गया द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। इस ऑर्डर ने क्या किया? इस 2019 वाले ऑर्डर ने इसने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी प्रोविजन हैं उन्हें एक्सटेंड कर दिया जम्मू एंड कश्मीर को भी। इस जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस रिवोक करने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया बाय द एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इससे जो जम्मू कश्मीर का स्टेट था वो 2 भागों में बट गया, 2 यूनियन टेरिटरीज। पहला है जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी और दूसरा है लद्दाख का। ये जो जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी है ये विद लेजिस्लेचर है, जबकि लद्दाख में ऐसा कोई लेजिस्लेचर नहीं है। नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है वो है कि ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारे सोर्स से बोरो किया गया है। कई सारे ऐसे फीचर हैं जो कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। ये
दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत हैविली बोरोड है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्राउडली ये कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया गया आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड के जितने नोन कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनका एक मिला जुला के हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज़्यादातर डील किया गया है, यानी कैसे पार्ट होंगे, कैसे क्या आर्टिकल होंगे, कहाँ कौन सा सिचुएटेड है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और जो फिलोसफिकल पार्ट है जैसे कि फंडामेंटल राइट हो गया तो ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गई, ये लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पॉलिटिकल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का कि कैबिनेट गवर्नमेंट होगी, रिलेशनशिप कैसा होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, बेसिकली पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात कह रहा है, तो ये सब हमने कहाँ से लिया, ये सब हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा जो सबसे प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पड़ा है। ये जो एक्ट है इससे हमने अपना स्ट्रक्चरल पार्ट लिया है। इसके अलावा जो फेडरल स्कीम है, फेडरल स्कीम क्या है कि जो पावर है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड है। जो जुडिशरी है हमारी, गवर्नर है, इमरजेंसी पावर, पब्लिक सर्विस कमीशन और ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल हमने इसी एक्ट से बोरो की है। ज़्यादातर हाफ ऑफ द प्रोविजन जो है इसके आइडेंटिकल है या फिर एकदम क्लोज रिसेम्बलेंस है एक्ट ऑफ 1935। 1935 का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है तो उसका है एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब इसके अलावा कई सारे प्रोविजंस हैं जो अलग अलग देशों से बोरो किए गए हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तो पढ़ लिया, इसके बाद आते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या बोरो किया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है उनके बीच का रिलेशन कैसा होगा यही बताता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रूल ऑफ लॉ, जितने लेजिस्लेटिव प्रोसेस है बिल्स पास करने के, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रेरोगेटिव रेट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज और बाई कैमरलिज्म, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसके बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहली बात हमने फंडामेंटल राइट ली है। फंडामेंटल राइट लेने के बाद जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे जुडिशरी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है, तो इंडिया में वो चीज़ बोरो करने की कोशिश की गई है, ऑल्दो उतना स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है जुडिशरी का। तो क्या क्या बोरो किया गया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इसके अलावा रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इसके अलावा इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का, और पोस्ट जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो भी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। तो एक टॉपिक उठा लेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से ली गई है, तो वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा नॉमिनेशन जो मेंबर का होता है राज्यसभा में, 12 मेंबर्स होते हैं जिनका नॉमिनेशन करते हैं प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा में, वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, ये भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड क्या है, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दैट इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। इसके अलावा कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब फेडरलिज्म हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और जो हमारा फेडरेशन है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी फेडरेशन है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया है कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें जो फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके अलावा जितनी भी रेसिडुअरी पावर है ये सारी सेंटर को रहेंगी और सेंटर ही स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होगी। बेसिकली जो हमारा फेडरलिज्म का सिस्टम है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया, कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स और ज्वाइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की। वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से क्या लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन लिए गए। यूएसएसआर से क्या लिया गया, जो कि अब रशिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडिया जस्टिस का। कौन कौन से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। प्रियम्बल कहाँ से लिया गया, प्रियम्बल के जो आइडियल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी,
फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसा कि हम जानते हैं जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो इसी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी पे बेस्ड था। इसके अलावा रिपब्लिक का आइडिया भी हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट का प्रोसीजर लिया है और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन लिया है। अब राज्यसभा के मेंबर का जो नॉमिनेशन है वो कहाँ से लिया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन इलेक्शन कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 21 में लिखा है। अब आ जाते हैं तीसरे फीचर पे, जो कि है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो रिजिड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दो क्लासिफिकेशन है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसका बेसिस क्या है? अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट के हिसाब से हम कहते हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है और कौन सा फ्लेक्सिबल है। जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें कभी भी आपको जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा तो एक स्पेशल प्रोसीजर लगता है, यानी कुछ ऐसा एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे हमारे यहाँ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए और किसी किसी में 1/2 रेटिफिकेशन चाहिए, तो स्पेशल एक तरीका होता है। और जो ऑर्डिनरी लॉ है उसके लिए नॉर्मल तरीका होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और ऑर्डिनरी लॉ इन दोनों में डिफरेंस है। जबकि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और जो ऑर्डिनरी लॉ है दोनों सेम प्रोसेस से होते हैं। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और ऑर्डिनरी लॉ में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही प्रोसेस से डील होते हैं। तो एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जिसमें एक स्पेशल प्रोसीजर हो उसके अमेंडमेंट के लिए, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जिसका जो अमेंडमेंट है वो सेम मैनर में किया जा सके जैसे कि ऑर्डिनरी लॉ का किया जाता है। जैसे का एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है कि फ्लेक्सिबल है? तो एक शब्दों में कहना गलत होगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड है दोनों का। अब ये कैसे है देखिए, आर्टिकल 368 अमेंडमेंट के बारे में बात करता है। ये दो तरीका बताता है अमेंडमेंट का। पहला क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है कि पहले तो जितने मेंबर हैं जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 प्लस जो टोटल मेंबर है हर हाउस के उनका मेजॉरिटी। तो ये दो तरीके के जो जब मेजॉरिटी होंगी तब जाके वो स्पेशल मेजॉरिटी होंगी। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए प्लस रैटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। अब ये जो तरीका है ये कहाँ लगता है? ये वहाँ जनरली लगता है जहाँ फेडरल कैरेक्टर की बात आती है, वहाँ अमेंडमेंट करना है, या फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में अमेंडमेंट करना है, या 7th शेड्यूल के बारे में अमेंडमेंट करना है, या फिर हाई कोर्ट के बारे में अमेंडमेंट करना है। तो ये सारे ऐसे जरूरी चीज़ें हैं जिनमें स्टेट का 1/2 ऑफ स्टेट का रेटिफिकेशन जरूरी है। तो ये दो प्रोसीजर हो गए जो कि हम मान सकते हैं कि ये रिजिड है, ये दोनों रिजिड है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को और भी तरीके से अमेंड किया जा सकता है जो कि आर्टिकल 368 में नहीं आता। जैसे कि आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 2, जिसमें स्टेट कोई भी नया स्टेट इस्टेब्लिश किया जा सकता है, कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज अल्टर की जा सकती है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो ये भले ही आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आता हो, लेकिन ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसीजर ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों प्रोसीजर है इसे हम रिजिड में कैटेगराइज कर सकते हैं और ये जो है इसे हम फ्लेक्सिबल में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। नेक्स्ट फीचर आ जाते हैं। नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। जब भी फेडरल सिस्टम की बात होती है तो हम जानते हैं कि फेडरलिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है यूएस में जो फेडरलिज्म है वो स्ट्रिक्ट सेंस में है, लेकिन जो हमारे इंडिया में है वो उतनी स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं है, उस वहाँ पे यूनिटरी बायस है। तो ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये सिस्टम लिया गया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम इस्टेब्लिश तो करता है। फेडरलिज्म के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि दो गवर्नमेंट है, सेंटर और स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर हो, सेंटर स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, रिजिडिटी भी है जैसे हमने पढ़ा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और बाइकैमरलिज्म भी है, लोकसभा है, राज्यसभा है, बाइकैमरलिज्म मतलब 2 हाउस होते हैं।
तो इतने सारे फीचर्स हैं जो कि फेडरेशन के फीचर हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर हैं जो फेडरेशन के फीचर नहीं है, बल्कि वो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर हैं, या फिर कह लीजिए कि नॉन फेडरल फीचर हैं। क्या है? जैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरलिज्म में कभी भी स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं होता। जो स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म है वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर बराबर बराबर होता है, लेकिन हमारे यहाँ है स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसके अलावा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर और स्टेट के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप है। यूएस में क्या है? डबल सिटीजनशिप है। आप एक तो फेडरल के सिटीजन हैं और बाकी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ की भी सिटीजन है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड तो है पर इतना रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। और जो स्ट्रिक्ट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहाँ एकदम रिजिडिटी होती है, कोई ब्लेंड नहीं होता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट है। कौन करता है? सेंटर करती है। तो एक तरीके से सेंटर गवर्नर के अपॉइंटमेंट के थ्रू स्टेट पे कंट्रोल करती है, जो कि एक फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजन, ये सारे फीचर नॉन फेडरल फीचर या यूनिटरी फीचर हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फेडरल फीचर के सारे फीचर तो हैं ही जो यूजुअली होते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे यूनिटरी फीचर हैं। इसी के लिए हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। ठीक है, तो फेडरलिज्म ऐसा शब्द जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है। तो हम कैसे जानते हैं कि हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि हमारे यहाँ इतने सारे फीचर्स जो अवेलेबल हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट है। इसका दो मतलब है। क्या? पहला कि जितना भी फेडरेशन है वो किसी भी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है। दूसरा कि कोई भी स्टेट को फेडरेशन से सिसीड करने का राइट नहीं है, मतलब निकलने का राइट नहीं है। अब इस बात में हमें ये जानना जरूरी है कि फेडरलिज्म दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं कमिंग टुगेदर, और दूसरा होता है होल्डिंग टुगेदर। अब कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि कई सारे स्टेट आके आपस में मिल जाते हैं। जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट आपस में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक फेडरलिज्म बना दिया, यानी ये अलग अलग थे। होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है अपना इंडिया। इंडिया में क्या है? इंडिया एक बड़ा देश था, फिर उसे हिस्सों में डिवाइड किया गया स्टेट्स के उसमें, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो सके, अच्छे से उसका फंक्शनिंग हो सके। तो ये होल्डिंग टुगेदर है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होल्डिंग टुगेदर होता है उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। तो हमारा जो इंडियन फेडरेशन है इज़ नॉट रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बाई स्टेट। जैसे कि यूएस में 50 स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया, जो हमारे यहाँ के जितने स्टेट है 28 स्टेट, इन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, बल्कि इन्हें एक देश था उसको काटा गया है, मतलब अलग अलग हिस्सों में काटा गया है ताकि उसे अच्छे से फंक्शन कराया जा सके। तो इस वजह से एक देश को जब डिवाइड किया गया है तो उनको सिसीड करने का राइट नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है? दैट इज ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम। तो इस वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। जैसे कि केसी वियर ने कहा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल इन फॉर्म है, स्ट्रक्चर फेडरल है, बट यूनिटरी इन स्पिरिट। जो उसकी स्पिरिट है वो यूनिटरी है। इसका दूसरा मीन क्वाजी फेडरल है। इसी तरीके से मॉरिस जोन्स ने क्या कहा कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। बार्गेनिंग क्यों कहा? क्योंकि स्टेट के पास कम पावर है, उनको बार्गेन करना पड़ता है सेंटर से। इसके अलावा ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। आइवर जेनिंग ने कहा कि हमारा फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फीचर पे, जो कि है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी देश में दो तरीके के ज़्यादातर प्रेवलेंट गवर्नमेंट है, या तो है पार्लियामेंट्री या तो है प्रेसिडेंशियल। हमारे यहाँ अडॉप्ट किया गया पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा जो देश है वो बेटर सूटेड है पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है इनका एक कोऑपरेशन का प्रिंसिपल होता है, यानी आपस में इंटरट्विंगल रहते हैं, यानी आपस में गुथे हुए रहते हैं, और इनका एक दूसरे के प्रति जवाबदेही होती है। बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है उनका लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेही होती है। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें यह है कि जो दोनों
ऑर्गन है यानी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके बीच में पावर का सेपरेशन होगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ ज़रूरत क्या थी? हमारे यहाँ ज़रूरत थी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट की आज़ादी के समय, तो इसलिए हमने इस पार्लियामेंट्री सिस्टम को चूज़ किया। तो अब पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से भी जानते हैं और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के तौर पे जानते हैं, जैसे कि हमने बताया कि अकाउंटेबिलिटी चाहिए थी। कैबिनेट गवर्नमेंट के द्वारा जानते हैं। कैबिनेट गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो सारा फंक्शन रन करते हैं। तो बेसिकली यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रन करते हैं, इसलिए इन्हें कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा गया है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये सिर्फ सेंटर पे ही नहीं बल्कि स्टेट में भी लागू है। इसके अलावा इंडिया के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के फीचर्स, पहला है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, कौन है हमारे यहाँ? प्रेसिडेंट। रियल मतलब जो रियल अथॉरिटी वेस्ट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। तो काम प्रेसिडेंट के नाम पे होता है लेकिन रियल अथॉरिटी वेस्ट करती है प्राइम मिनिस्टर। कैसे? क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम विदाउट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। एडवाइस और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है मेजॉरिटी पार्टी रूल। जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर है, दे बिलोंग टू मेजॉरिटी पार्टी पार्लियामेंट गवर्नमेंट में। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कौन है हमारे यहाँ? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को। अगर ये अपने हर कार्य के लिए लेजिस्लेचर को आंसरेबल है। अगर लेजिस्लेचर ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक तरीके का इनस्टेबल गवर्नमेंट है, अनस्टेबल एज कंपेयर टू प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन उस समय जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था, हमें स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में एक चीज़ चूज़ करना था और हमारे जो मेकर हैं उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को चूज़ किया। उन्होंने कहा कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल हो, जवाबदेह हो, थोड़ा स्टेबिलिटी कम भी रहेगी तो उसे मैनेज किया जाएगा लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट कि जो मिनिस्टर्स हैं वो मेंबर हैं लेजिस्लेचर के। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे मेन फीचर यही है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो कोई ना कोई मेंबर है, यानी अगर कोई मिनिस्टर है तो वो मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का तो पार्ट है ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में बैठ रहे हैं तो वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। लीडरशिप होती है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की, और लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि बताया नो कॉन्फिडेंस मोशन पे लोअर हाउस का डिसोल्यूशन हो जाएगा अगर पार्लियामेंट चाह रही है तो। इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं तब भी डिसोल्यूशन हो जाएगा। आगे चलते हैं। हालांकि जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये बेस्ड किस पे है? ब्रिटिश पैटर्न पे, लेकिन ब्रिटिश और इंडिया में काफ़ी डिफरेंस है। और दो जो मुख्य डिफरेंस है वो क्या है? सबसे पहले है कि जो ब्रिटिश में है वहाँ का जो पार्लियामेंट है वो सॉवरिन है, लेकिन जो इंडिया का पार्लियामेंट है वो सॉवरिन नहीं है। इंडिया का पार्लियामेंट सॉवरिन नहीं है। तो इंडिया का पार्लियामेंट सॉवरिन नहीं है तो फिर कौन सॉवरिन है? हम सॉवरिन हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये लिखा है हमारे प्रियम्बल में और यहीं से सारी अथॉरिटी सॉवरिनिटी आती है। तो इंडिया में पीपल सॉवरिन है, सॉवरिनिटी कम्स फ्रॉम पीपल। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उसमें रियल और एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। हमारे यहाँ वो प्रेसिडेंट है और उन प्रेसिडेंट को हम अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को हम इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो ब्रिटिश में है वहाँ पे जो हेरिडिटरी हेड होता है, मोनार्की होते हैं, यानी वहाँ पे किंग क्वीन चलती है। अभी चार्ल्स 3 है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा रोल है वो है प्राइम मिनिस्टर का, इसीलिए जो है इसे कभी कभी हम प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेलिएंट फीचर पे, जो कि है पार्लियामेंट्री सॉवरिनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिंथेसिस। अब जो सॉवरिनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, यानी ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट सॉवरिन है, यानी संप्रभु है। सबसे ऊपर कौन? पार्लियामेंट। जबकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी पार्लियामेंट के लॉ को भी कौन काट सकता है? जुडिशरी काट सकती है। कैसे काटेगी? जुडिशियल रिव्यू करेगी, ठीक है। तो इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया कहाँ से गया है?
वो लिया गया है ब्रिटिश सिस्टम से। तो और जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो लिया गया है हमारा यूएस से। लेकिन डिफरेंस ये है कि जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू वाला वो नैरो है यूएस से रिलेटेड, यूएस से नैरो है। क्यों नैरो है? नैरो मतलब कम है। क्यों कम है? क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, जबकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो बात करता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ की, आर्टिकल 21 में। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये है क्या? तो हम ये जानते हैं कि जो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, इसका सबसे जो इम्पैक्ट है वो आता है जुडिशियल रिव्यू के स्कोप पे और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका मतलब जहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रहेगा वहां जुडिशियल रिव्यू का ज़्यादा पावर होगा और लोगों के राइट्स को ज़्यादा बचाया जा सकेगा। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ क्या होता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ में सिर्फ ये देखा जाता है कि जो कोई लॉ होना चाहिए, लॉ का एक प्रोसीजर यानी प्रक्रिया होनी चाहिए कि कोई भी काम करना है। बेसिकली हमारा अगर कोई राइट लेना है पर्सनल लाइफ की या लिबर्टी की, तो उसको अगर हमारे लाइफ या लिबर्टी ली जा रही है तो ये क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है? अगर प्रोसीजर फॉलो हो रहा है तब बात खत्म कि ये सब सही है। लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस में अगर आपकी कोई राइट टू लाइफ या लिबर्टी को इन्फ्रिंज करना है, लेना है, तो आपको एक लॉ तो होना चाहिए, लॉ में प्रोसीजर भी होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो लॉ के पीछे जो सैंक्शन है कि भाई ये जो लॉ है क्या ये जस्ट है, रीजनेबल है कि नहीं। अगर लॉ किसी भी तरीके से आर्बिट्ररी है यानी मनमाना है और वो आर्बिट्ररी लॉ बना के लाइफ या लिबर्टी को ले रहे हैं, तो उसको जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टक डाउन कर देती है, कहती है भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेट कर रहा है। तो ये डिफरेंस है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन इसी में आपको एक बात बता देने की बात है कि जो इंडिया में अभी सिचुएशन है वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ को ड्यू प्रोसेस के समान ही माना जाने लगा है। क्यों? क्योंकि एक केस आया है मनेका गांधी का केस, जिन्होंने कहा कि जो भी लॉ होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? जस्ट होने चाहिए, फेयर होने चाहिए और रीजनेबल होनी चाहिए। जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अगर कोई लॉ आर्बिट्ररी है तो वो हमारे लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को नहीं ले सकती है। तो बेसिकली इंडिया में क्या सिचुएशन है? इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मनेका गांधी के केस के बाद से एक तरीके से आ गया है, तो इनडायरेक्टली। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो सॉवरिन है और जो अमेरिका में है वो जुडिशरी की सुप्रीमेसी है। तो हमारे यहाँ एक प्रॉपर सिंथेसिस किया गया। प्रॉपर सिंथेसिस किस चीज़ का? मतलब एक मिश्रण किया गया कि पार्लियामेंट्री सॉवरिन का जो ब्रिटिश में चलता है और अमेरिकन जो प्रिंसिपल है जुडिशियल सुप्रीमेसी का। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो पार्लियामेंट के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है, ठीक है, ये कैसे? उसके जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी मेजर पोर्शन को अमेंड कर सकती है, उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। हालांकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे वो अमेंड नहीं कर सकती है। ये कहाँ कहा गया था? केशवनंद भारती केस में कहा गया था। तो नेक्स्ट जो सेलिएंट फीचर है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब एकाकृत, एकाकृत यानी जो पूरे देश में एक ही जुडिशियल सिस्टम चलता है और ये बहुत ही इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम है। इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कोई जुडिशरी जब इंडिपेंडेंट रहेगी तभी वो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर पाएगी, ठीक है, तभी वो गवर्नमेंट अगर आर्बिट्ररी तरीके से चल रही है तो उसे रोक पाएगी। तो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है, एक हायरार्की होगी सबऑर्डिनेट कोर्ट की। सबसे पहले होगी सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, फिर उसके बाद होंगे हाई कोर्ट्स, कहाँ पे? स्टेट लेवल पे। उसके बाद हायरार्की होगी सबऑर्डिनेट कोर्ट की, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर और सारे लोअर कोर्ट। अब ये जो सिंगल सिस्टम है, अब कोई भी लॉ हो, चाहे उत्तर प्रदेश ने लॉ बनाया हो, चाहे मध्य प्रदेश ने लॉ बनाया हो, चाहे तेलंगाना ने लॉ बनाया हो, उसको एज वेल एज जो हमारा सेंट्रल लॉ बनाता है उन सब को ये डील करती हैं। इसका मतलब ये इन्फोर्स करते हैं बोथ सेंट्रल लॉ एज वेल एज स्टेट लॉ। जबकि यूएस में क्या है? यूएस में फेडरल लॉज के लिए फेडरल जुडिशरी है और स्टेट लॉज के लिए स्टेट जुडिशरी है, यानी इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम नहीं है। अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है
वो एक फेडरल कोर्ट है और ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। अगर हम किसी भी कोर्ट से जाते हैं तो लास्ट जो अपील करते हैं वो कहाँ करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है, जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट है, इसके गारंटर हैं। अब गारंटर कैसे हैं? ये अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट स्टेट इन्फ्रिंज कर रहा है तो आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 फिर सुप्रीम कोर्ट आपको एक अप्रोप्रिएट रिट देगा और रिट के थ्रू आप अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं। इसी तरीके से गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो पार्लियामेंट है उसको रोकता है कि कोई भी ऐसा आप अमेंडमेंट नहीं करेंगे जिससे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक फीचर ही खत्म हो जाए। और आप कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो कि आपकी पावर से ही बाहर हो, यानी आपके पास उसकी पावर नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, फिर भी आप उसको अमेंड कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये रोल है। इसीलिए इतना इम्पॉर्टेंट रोल होने की वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन बनाए ताकि उसकी इंडिपेंडेंस इंश्योर हो सके। अब क्या क्या इसके जो प्रोविजंस है? सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर ऑफ द जजेस। इसका मतलब जो जजेस का जितना भी टेन्योर होगा उनके अपॉइंटमेंट के बाद उसे कम नहीं किया जाएगा। उसके अलावा उनका जो जजेस हैं उनका एक फिक्स सर्विस कंडीशन होगी, उनकी जो सैलरीज हैं, ये सब अलाउंस है, ये सब फिक्स रहेंगे और इसे किसी समय घटाया नहीं जाएगा। इसके अलावा जितना सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंस है वो चार्ज होगा कंसोलिडेटेड फंड में। जो भी एक्सपेंस होता है उसे कंसोलिडेटेड फंड से निकाला जाता है। तो दो तरीके होते हैं निकालने के, एक होता है चार्ज और दूसरा होता है मेड। तो जो भी चार्ज होता है उस पर नो डिस्कशन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सैलरी है या फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो चार्ज होते हैं। तो इससे एक उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है, डिस्कशन नहीं होता है, उस पर वोटिंग नहीं होता है। अगर ये मेड होता तो फिर वोटिंग होती, फिर इसे घटाया बढ़ाया जा सकता था, लेकिन चार्ज वाले में ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो कंडक्ट है जजेस का उस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा लेजिस्लेचर में। कब डिस्कशन हो सकता है? जब उनका इम्पीचमेंट चल रहा हो तब डिस्कशन हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता। रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट के पास अपने कंटेम्प्ट को पनिश करने की भी पावर है। कंटेम्प्ट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिविल कंटेम्प्ट, एक होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट में आप कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हैं, जबकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आप कोर्ट को किसी तरीके से डिफेम करते हैं या रिडिक्यूल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का एक और फीचर है वो है सेपरेशन जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। जुडिशरी में जितने भी जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो कौन करता है? करते भले प्रेसिडेंट है, लेकिन रिकमेंडेशन जाता है कोलेजियम सिस्टम से। तो ये सब एक जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को मेंटेन करने के लिए है। इसके अलावा हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेलिएंट फीचर, फंडामेंटल राइट्स। चैप्टर 3 ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें 6 तरीके के राइट हैं। पहला राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम 19 से 21। अब इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली और राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23-24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 और कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 से 30। ये किसके लिए है? बेसिकली ये माइनॉरिटीज़ के लिए है और इसके अलावा भी जिसके डिस्टिंक्ट कल्चर हैं, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनके लिए है। और छठा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। अब आ जाते हैं आगे। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट थे? वो थे 7। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे हटा दिया गया आर्टिकल 31 से और उसे ला दिया गया एक लीगल राइट के तौर पे। किसमें? आर्टिकल 300A में, पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ ये हुआ 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 7 कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट थे, ये बदल गए 6 कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट। किसके द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। कौन सा राइट हटा? राइट टू प्रॉपर्टी हटा। अब ये प्रॉपर्टी हट के कौन सा राइट बन गया है? ये बन गया है लीगल राइट। इसे हम ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि आर्टिकल 300A में दिया गया है। नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है इसका पर्पस क्या है? पर्पस है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी, तो आप एक डेमोक्रेसी में अच्छे से पार्ट ले पाएंगे। तो इसीलिए जो फंडामेंटल राइट का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इसके अलावा जो
हमारी गवर्नमेंट रहेगी, लेजिस्लेचर रहेगी या फिर एग्जीक्यूटिव रहेगी, उसकी जो टायरनीज है, अगर वो हम कोई मनमाना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर मनमाना काम की और हमारा फंडामेंटल राइट कहीं से वायलेट हुआ तो हमारे पास राइट है और हम जाएंगे कोर्ट आर्टिकल 32 में। तो जितने भी आर्बिट्ररी लॉज हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव की जितनी भी मनमानियां हैं, उन सब पे ये एक लिमिटेशन के तौर पे काम करती है। कौन? फंडामेंटल राइट। ये जस्टिसिएबल है। जस्टिसिएबल मतलब कि इन्हें कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर इनका वायलेशन हुआ, इनका कहीं से भी इन्फ्रिंजमेंट हुआ, तो हम जाके कोर्ट में इसे इन्फोर्स करा सकते हैं। जो एग्रीव्ड पर्सन है वो कोर्ट जाएगा, एग्रीव्ड मतलब जिसका वायलेशन हुआ है राइट का, कोर्ट जाएंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट कई तरीके के रिट्स इशू करती है, जैसे कि हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी और क्वी वारंटो, उसके राइट को रिस्टोर करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट है। जैसे कि अगर कोई इंसान को इलीगली डिटेन कर लिया गया है तो रिट भेजेंगी हेबेस कॉर्पस की। मान लो किसी इंसान ने इलीगली कोई ऑफिस का पद कब्जा किया है तो कौन सा रिट जाएगा? क्वी वारंटो जाएगा। तो जो फंडामेंटल राइट है, इतने अच्छे राइट होने के बावजूद भी ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब ऐसा नहीं है कि आप फंडामेंटल राइट हमेशा आप मांग सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन है जो कि है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वो एकदम सैक्रोसेंट नहीं है, यानी एकदम ऐसा नहीं है कि उसे डिफीट ही नहीं किया जा सकता, उसे कर्टेल या रिपील किया जा सकता है, यानी उसे हटाया जा सकता है, काटा जा सकता है। किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए। हालांकि इसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर वाला एक रोड़ा आ जाएगा पार्लियामेंट के लिए। और ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इन्हें इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड किया जा सकता है, सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के। तो कहने का मतलब कि जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है। पहली बात है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 19 में दिया गया है। क्या क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, इसके अलावा हर आर्टिकल में दिया गया है। उसके अलावा इसे रिपील या कर्टेल किया जा सकता है, इसे सस्पेंड किया जा सकता है। तो फंडामेंटल राइट आर नॉट सैक्रोसेंट। नेक्स्ट फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को एज अ नॉवल फीचर मानते हैं कि ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनोखा फीचर है। क्यों? क्योंकि ये एक वेलफेयर स्टेट और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करता है। जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो कि दिए गए हैं पार्ट 4 में, उन्हें 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। इन सारे का एम क्या है? वो है कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाई जा सके। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे? जैसे अगर मैटरनिटी रिलीफ है, जो कि हम एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू ही हमें मिला है, तो ये हमारे सोशल डेमोक्रेसी को इंडिकेट करती है, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि जो वुमेन्स की कंडीशन है सोसाइटी में अच्छी हो जाएगी। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कैसे इंडिकेट होती है? जैसे राइट टू लिविंग वेज है, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, तो ये इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करती हैं। कुल मिला के ये एक वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना करती हैं। वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जो अपने लॉ एंड ऑर्डर के अलावा जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो अगर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है तो वो कौन सा स्टेट है? पुलिस स्टेट है। लेकिन अगर वो सिटीजन के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहा है ताकि उनकी लाइफ बेटर हो जाए, सोसाइटी बेटर हो जाए, तो वो कैसा स्टेट है? वो है वेलफेयर स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वेलफेयर स्टेट इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। इसके अलावा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो फंडामेंटल राइट से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये है नॉन जस्टिसिएबल। फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल, मतलब आप कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल गवर्नमेंट ने नहीं माना तो आप कोर्ट में जाके नहीं कह सकते कि सरकार को ये बात करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक ऐसे प्रिंसिपल है जो कि सरकार की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इसे मैंडेटरी नहीं बनाया गया। जैसे कैपेबिलिटी रहेगी सरकार की वो वैसे करेगी। हालांकि इसे जो गवर्नेंस है कंट्री का उसमें फंडामेंटल माना गया है। आर्टिकल 37 में ये दिया गया है कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, और ये स्टेट की ड्यूटी है कि कोई भी लॉ बना रहे हैं तो इस प्रिंसिपल को अप्लाई करें। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लिया गया है। इसके अलावा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लिया गया है। ठीक है, तो ये एक मोरल ऑब्लिगेशन स्टेट पे इम्पोज करते हैं
ताकि इसे वो अप्लाई कर सके, लेकिन ऐसा कोई कोर्ट में नहीं जा सकते। पर इसके पीछे जो मेन सैंक्शन है वो है पब्लिक ओपिनियन। सरकार या गवर्नमेंट पब्लिक ओपिनियन से डरती है। अगर गवर्नमेंट ने स्टेप्स नहीं लिए डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए, तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो उनके अगेंस्ट जाएगी, जो कि अगले इलेक्शन में उनको प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसलिए जो मेन सैंक्शन है वो है पब्लिक ओपिनियन। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, एक इशू है कि फंडामेंटल राइट ऊपर है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऊपर है। तो मिनरवा मिल के केस में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पे आधारित है, वो आधारित है बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो पहिए के समान है जिसमें बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सुप्रीम है, तो हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है 39B और 39C, ये सुप्रीम है किससे, आर्टिकल 14 और 19 से। ये कहाँ लिखा है, लिखा है आर्टिकल 31C में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो फीचर है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया था, ठीक है। इसे ऐड किया गया इंटरनल इमरजेंसी के दौरान 1975 से 1977 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, सरदार स्वरण सिंह कमेटी ने। तो इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी आया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि रिलेटेड था राइट टू एजुकेशन से। इसके अलावा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 21A लाया, राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 45 को भी अमेंड किया। तो अब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद अब आ गए हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि कहाँ दिए गए हैं, पार्ट 4A में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में। ये कैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन को, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को, सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी कंट्री की, उसे प्रोटेक्ट करना, कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना, रिच हेरिटेज जो हमारे कंपोजिट कल्चर का है उसे प्रिजर्व करना। इस तरीके के 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे सिटीजन को ये रिमाइंड करते हैं कि सिर्फ आपके पास राइट्स ही नहीं है, राइट के साथ आपको एक ड्यूटी कंट्री की तरफ होनी चाहिए। हालांकि ये जो ड्यूटी है, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक। अब आ जाते हैं सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेकुलर स्टेट है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर स्टेट की बात करता है। ये किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीजन नहीं मानता है। तो क्या क्या ऐसे प्रोविज़न है जो बताते हैं कि हमारा सेकुलर है कंट्री। सबसे पहले जो प्रियम्बल है उसमें सेकुलर शब्द को जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। प्रियम्बल ने सारे सिटीजन को लिबर्टी दी, यानी फ्रीडम दिया कि वो बिलीफ, फेथ और वर्शिप अपना जो समझे वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोविजंस हैं, जैसे स्टेट किसी को भी इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ डिनाई नहीं करेगा, मतलब चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सब इक्वल हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो किस रिलीजन का है, आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 सेम तरीके से इक्वालिटी की बात करता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कोई रिलीजन का इसमें कंसिडरेशन नहीं है। इसी तरीके से राइट टू रिलीजन दिया गया है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 में रिलीजियस डोमिनेशन को, अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने का राइट दिया गया है। और आर्टिकल 27 में ये कहा गया है कि किसी को भी कोई पर्टिकुलर रिलीजन प्रमोट करने के लिए कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आर्टिकल 28 ने कहा है कि जो भी प्लेस है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जिन्हें स्टेट चला रही है, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी सिटीजन जिसकी एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या कल्चर है, उन्हें अपने इस लैंग्वेज कल्चर को कंजर्व करने का राइट होगा, आर्टिकल 29 में। इसके अलावा जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का राइट दिया गया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कही गई है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो जो इंडिया का सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंसेप्ट से बहुत अलग है। वेस्टर्न कंसेप्ट क्या करता है, वेस्टर्न कंसेप्ट कहता है कि जो रिलीजन है और स्टेट है, इन दोनों के बीच में कंप्लीट सेपरेशन होगा। स्टेट का कोई भी
ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसके साथ साथ ही वो रिलीजन से बिल्कुल डिसएसोसिएट है। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ये इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं अप्लीकेबल है? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है जिसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉजिटिव कंसेप्ट लाता है सेकुलरिज्म का। ये कहता है कि जितने भी रिलीजन हैं उन्हें इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाए, सारे रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट किया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इस सेकुलरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो पुराना सिस्टम था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये कब लाया गया था? 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म में उसको हटा दिया। यानी रिलीजन के बेसिस पे जो भी सीट का रिजर्वेशन था कि अगर मुस्लिम है तो उसे मुस्लिम वोटर्स ही जो है इलेक्ट करेंगे, ये सब हटा दिया गया है। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए टेम्प्रोरी रिजर्वेशन है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देना चाहा। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। नेक्स्ट जो हमारा एसेंशियल फीचर है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन का बेसिस है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, वो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब कोई भी सिटीजन जो 18 साल से नीचे नहीं है उसको वोट करने का अधिकार है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। क्या उसकी कास्ट है, रेस क्या है, रिलीजन क्या है, सेक्स क्या है, लिटरेसी क्या है, वेल्थ क्या है, कुछ भी। और ये वोटिंग राइट पहले 21 ईयर्स था, इसे घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया 1989 में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था? 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 में। अब ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लाया गया, ये एक समय में बहुत ही बोल्ड स्टेप था, बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉवर्टी है, सोशल इनइक्वालिटी है, इलिटरेसी है, लेकिन फिर भी ये लाया गया। तो इस वजह से ये एक बोल्ड स्टेप माना गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये डेमोक्रेसी को ब्रॉड बेस बनाता है। अगर हर 18 साल से ऊपर का पर्सन वोट देने लगे तो उनका सबका व्यूज़ जो है डेमोक्रेसी में इंक्लूड होगा। उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाता है, कॉमन लोगों की प्रेस्टीज को, कि कॉमन पर्सन भी कहता है कि मेरा हाथ है गवर्नमेंट बनाने में। इसके अलावा इक्वालिटी के प्रिंसिपल को इंश्योर करता है। अगर हर किसी को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये राइट है तो इक्वालिटी प्रमोट हो रही है। और जब माइनॉरिटीज़ को भी ये राइट वोटिंग का है तो वो उस वोटिंग राइट से अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकती है और वीकर सेक्शन के लिए भी अलग अलग नए होप्स ला सकती है। तो इसके बाद हम आ जाते हैं सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो है फेडरल, डुअल पॉलिटी है, सेंट्रल स्टेट, लेकिन सिटीजनशिप क्या है? सिंगल है। इसका मतलब हम जो सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन है। यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में क्या होता है कि एक पर्सन यूएस का तो सिटीजन है ही, प्लस जिस स्टेट में वो रह रहा है वहाँ का भी सिटीजन है, तो वो दोनों को एलिजेंस वो करता है, यानी उनके प्रति उनकी वफादारी है। साथ ही साथ डुअल सेट ऑफ राइट है, एक नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया। अब आ जाते हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। इंडिया में आप कहीं भी आपका बर्थ हुआ हो, कहीं भी आप बॉर्न हैं, कहीं भी रह रहे हैं, सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट ऑफ सिटीजनशिप अवेलेबल है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, यूनिफॉर्म राइट का प्रोविजन है, इसके बावजूद इंडिया का सिचुएशन अभी थोड़ा ख़राब है। जैसे कि कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, दो क्लासेस के बीच में झगड़े हो रहे हैं, कास्ट वॉर हो रहा है, लिंग्विस्टिक क्लासेस हो रहे हैं। लिंग्विस्टिक क्लासेस तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि साउथ के लोग हिंदी के इम्पोजिशन का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एथनिक डिस्प्यूट्स भी हैं। इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का गोल जो है वो अभी फुल्ली रियलाइज नहीं हो पाया है। नेक्स्ट आते हैं इंडिपेंडेंट बॉडीज़। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 जो मेजर ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके अलावा भी बहुत सारे सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट के ऑफिस का और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का। इसके अलावा कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, पब्लिक पर्स का गार्जियन की तरह काम करता है। और इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है उस पर उसके लीगैलिटी और प्रॉपराइटरी पे कमेंट करता है। इसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है,
जितने भी ऑल इंडिया सर्विसेज है, हायर सेंट्रल सर्विसेज है और डिसिप्लिनरी मैटर पे प्रेसिडेंट को एडवाइस करती हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये स्टेट सर्विस के रिक्रूटमेंट में कंडक्ट कराती है और गवर्नर को डिसिप्लिनरी मैटर पे एडवाइस करती है। तो ये जितने भी बॉडीज़ हैं ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के बलवर्क की तरह काम करती है, यानी एक वॉल की तरह काम करती है जो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने में और प्रोटेक्ट करने में सक्षम है। अब आगे हैं नेक्स्ट कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सारी बॉडीज़ का इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए बनाए गए हैं। तो अगर ये खुद इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो ये क्या सेव करेंगे। तो इंडिपेंडेंस बॉडी कैसे इंश्योर की गई, जैसे इनका टेन्योर सिक्योर होगा, यानी अगर ये 5 ईयर के लिए अपॉइंट हुए हैं तो उसको बाद में 4 ईयर नहीं कर सकते। फिक्स सर्विस कंडीशन है, यानी इनकी जो सैलरी है, अलाउंस है, ये सब फिक्स्ड होंगी, ठीक है। एक्सपेंस चार्ज होंगे कंसोलिडेटेड फंड में। इस तरीके के प्रोविजन इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इमरजेंसी प्रोविजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी के प्रोविजन बहुत इलेबोरेटली दिए गए हैं ताकि जो प्रेसिडेंट है कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आए तो उसे डील कर सके। अब ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है इसे लाया इसलिए गया ताकि जो हमारी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, साथ ही साथ सिक्योरिटी कंट्री की और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब को सेफ गार्ड किया जा सके। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के इमरजेंसीज की बात है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, इसके 3 ग्राउंड है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन। ये जो शब्द आर्म रेबिलियन है पहले इसकी जगह था इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आर्म रेबिलियन शब्द बनाया गया है। कहाँ लिखा है ये, आर्टिकल 352 में। इसके अलावा स्टेट इमरजेंसी है जो कि प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानी जाती है। ये कब होती है, जब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाता है स्टेट में, आर्टिकल 356, या फिर सेंटर के डायरेक्शन को स्टेट कंप्लाई नहीं कर पाती, आर्टिकल 365। इसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360 में। ये उस ग्राउंड पे लगाई जाती है जब भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट भारत की थ्रेटेंड हो। अभी तक एक भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। आगे चलते हैं। जो इमरजेंसी के दौरान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट टोटल कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के, और ये जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है ये बदल जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में बिना कोई अमेंडमेंट किए। तो इस तरीके का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, ये कि पॉलिटिकल सिस्टम पहले फेडरल था लेकिन जैसे ही इमरजेंसी लगा ये यूनिटरी में बदल गया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है। नेक्स्ट फीचर है 3 टियर गवर्नमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली, जैसे कि और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें डुअल पॉलिटी थी। डुअल मतलब 2, जैसे एक स्टेट था और एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, ठीक है। लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद हमारे यहाँ 3rd टियर गवर्नमेंट का जुड़ गया, जो कि कहीं और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दिया। क्या जोड़ा इसने, पार्ट 9 शेड्यूल 11 कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसने हर स्टेट में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया, जैसे पंचायत विलेज पे, फिर इंटरमीडिएट पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसी तरह 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसने म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दिया और पार्ट 9A और एक नया शेड्यूल 12 कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, जिसके द्वारा 3 तरीके की म्यूनिसिपैलिटी हर स्टेट में है। नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया के लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया और प्रोटेक्शन दे दिया। इस कंटेक्स्ट में 3 चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज क्या हुआ कि जो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसे एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया आर्टिकल 19 के अंदर। इसके अलावा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ा गया जिसमें प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात की गई थी आर्टिकल 43B के द्वारा। पार्ट 9B जोड़ा गया जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता था। अब ये जो नया पार्ट है ये बहुत सारे प्रोविजन कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड रखा था ताकि कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक, प्रोफेशनल, ऑटोनोमस और इकोनॉमिकली साउंड मैनर में चल सके। इसने पार्लियामेंट को ये भी एम्पावर किया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रेस्पेक्ट में भी लॉ बना सकते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर को भी अप्रोप्रिएट लॉ बनाने का
पावर दिया। अब ये जो फीचर है, इस फीचर को सुप्रीम कोर्ट ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। किस केस में? यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह। इस केस में ये कहा गया जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सिर्फ एक चीज को छोड़ के, वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट वाले को छोड़ के बाकी सब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ये जो टॉपिक है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो टॉपिक है ये स्टेट लिस्ट में आता है, और स्टेट लिस्ट में पावर किसके पास है? स्टेट लिस्ट की पावर स्टेट के पास होगी, और लॉ बनाया पार्लियामेंट ने, अमेंड किया 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया। केस का नाम फिर से बता देते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र एन शाह, राजेंद्र एन शाह। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के इतने सेलिएंट फीचर हैं तो कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा। क्रिटिसिज्म क्या है? सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिटिसिज्म है कि ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, तो जो क्रिटिक्स है वो कहते थे इसमें कुछ नया और ओरिजिनल नहीं है। इसे बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, बैग ऑफ बोरोइंग, हॉचपॉच कॉन्स्टिट्यूशन, पैचवर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट ऑफ वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाने लगा। लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है ये अनफेयर और इलॉजिकल है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया में जो भी मॉडिफिकेशन चाहिए थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने किया ताकि वो इंडिया को सूटेबल रख सके, इंडिया की कंडीशन को, और साथ ही साथ जो भी फॉल्ट है उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसे हटाने की कोशिश की। तो इस रिस्पेक्ट में B.R. अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में ये कहते हैं कि अगर कोई कहेगा कि क्या कुछ नया है कॉन्स्टिट्यूशन में इस समय पे, तो ये कहना उचित होगा कि 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और इतने सारी कंट्रीज़ ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को राइटिंग में लिखा था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप है वो बहुत पहले ही सेटल हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसके बारे में होना चाहिए, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो पूरे वर्ल्ड में एक जैसे हैं। तो इस तरीके से सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन प्रोविजन है वो सिमिलर लगते हैं। ओनली नया चीज़ क्या होता है? वो होता है वेरिएशन, कि आपने फॉल्ट को हटाने के लिए क्या किया, आपने अपनी कंट्री के नीड को एकोमोडेट करने के लिए क्या किया। और B.R. अम्बेडकर कहते हैं कि जो भी इसको क्रिटिसाइज कर रहा है वो इनएडिक्वेट स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बोल रहा है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि ये 1935 एक्ट का कार्बन कॉपी है, कि ये क्रिटिक्स कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ जो प्रोविजंस हैं वो कहाँ से लिए हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए हैं, इसीलिए उसे कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट कहा जाने लगा, एमेंडेड वर्जन ऑफ 1935 एक्ट कहा जाने लगा। इस रेस्पेक्ट में N. श्रीनिवासन कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो लैंग्वेज और सब्सटेंस में दोनों में एक्ट ऑफ 1935 का एक कॉपी है। इसी तरह आइवर जेनिंग ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टली कहाँ से डेराइव होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहाँ के कई सारे प्रोविजन एकदम टेक्सचुअली जो है कॉपी हुए। कौन कहा? आइवर जेनिंग ने कहा। इसके बाद P.R. देशमुख क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही है, बस उसमें एडल्ट फ्रेंचाइज जोड़ दिया गया है। इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन सब के क्रिटिसिज्म का ये जवाब दिया कि इसका मुझे कोई भी अपोलॉजी नहीं है, कोई भी चीज़ को बोरो करने में कोई शेम नहीं है, यहाँ कोई प्लेगरिज्म नहीं है। ठीक है, किसी भी फंडामेंटल आइडियाज़ में किसी भी पर्सन का पेटेंट राइट नहीं है। जो आइडिया है फंडामेंटल वो तो रहेंगे ही ना। तो ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए हैं वो ज़्यादातर डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो फंडामेंटल आइडिया तो हर जगह सेम होते हैं। तो B.R. अम्बेडकर का कहना था कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि अन इंडियन, एंटी इंडियन है। क्रिटिक्स के अनुसार ये हमारे इंडिया के पॉलिटिकल ट्रेडिशन और स्पिरिट को रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि ये जो फॉरेन नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का अनसूटेबल है इंडियन सिचुएशन को। के हनुमंथैया ने कहा कि हम चाहते थे मीना और सितार का म्यूज़िक और हमें मिला इंग्लिश बैंड का म्यूज़िक, तो इस वजह से
इस वजह से इसे अन इंडियन और एंटी इंडियन कहा जाने लगा। अब ये कारण इसका ये रहा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो उसी प्रकार से एजुकेटेड थे, बाहर से एजुकेटेड थे। लोकनाथ मिश्रा, उन्होंने क्या कहा, वो भी एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि ये वेस्ट का स्लेविश इमिटेशन है, स्लेविश सरेंडर है। ठीक है, तो लक्ष्मी नारायण साहू ने क्या कहा कि जो आइडियल है, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जिस पे फ्रेम है, उसका फंडामेंटल स्पिरिट, जो इंडिया की स्पिरिट है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सूटेबल नहीं है हमारे देश के लिए और ये ब्रेक डाउन होगा जैसे ही ऑपरेशन में लाया जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं ये क्रिटिसिज्म बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज इतने सालों बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ज्यों का त्यों खड़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक्स का कहना था कि ये गांधी जी के फिलॉसफी और आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता। उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के बेसिस पे रेज होना चाहिए था। अब इस कंटेक्स्ट में के हनुमंतैया ने कहा कि ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे। ठीक है, टी प्रकाशम ने क्या कहा कि ये जो अंबेडकर का लैप्स है, क्योंकि उन्होंने गांधीयन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और उन्हें गांधीयन आइडियाज़ के खिलाफ जो है एंटोगोनिज्म था, यानी उनके डिसलाइक था। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो है कि एलिफेंटाइन साइज। जैसा कि हम जानते हैं हमारे फीचर में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इन्होंने जो क्रिटिक्स है उन्होंने कहा ये बहुत बल्कि है, बहुत डिटेल्ड है, बहुत अननेसेसरी एलिमेंट्स है। सर आइवर जेनिंग ने कहा कि जो प्रोविजंस बोरोड हैं वो बहुत वेल सिलेक्टेड नहीं थे और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लॉन्ग और कॉम्प्लिकेटेड है। इसी तरीके से एलिफेंटाइन साइज के बारे में KV कामथ ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो क्रेस्ट और एम्बलम हमने सेलेक्ट किया है हाथी, वो एकदम सूटेबल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत बल्कि है। हमारा जो एम्बलम है वो क्या है, एलिफेंट है, नेशनल एम्बलम कॉन्स्टिट्यूशन में ये अडॉप्ट किया गया था, तो उसके हिसाब से ये एकदम सूटेबल है। और उन्होंने कहा कि मैं श्योर हूँ कि हाउस को ये एग्री नहीं होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना एलिफेंटाइन तरीके से बने। लास्ट क्रिटिसिज्म है कि ये पैराडाइज ऑफ लॉयर है। क्रिटिक्स का कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वो बहुत ही लीगलिस्टिक, कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने कहा कि ये जो लीगल लैंग्वेज इसमें यूज़ हुई है, फ्रेजोलॉजी यूज़ हुई है, इससे ये कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट बन जाता है। और इसे आइवर जेनिंग ने कहा लॉयर्स पैराडाइज, मतलब लॉयर अपने हिसाब से इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस मामले में HK महेश्वरी ने कहा कि जो ड्राफ्ट है वो ऐसा है जिससे लोग और लिटिगेस हो सकते हैं, कोर्ट जाएंगे और लेस ट्रूथफुल, लेस लाइकली टू फॉलो द मेथड ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, क्योंकि कम्प्लेक्स अगर लैंग्वेज रही तो उससे लिटिगेशन बढ़ जाएंगे। ये उन्होंने भी ये कहा कि एक लॉयर्स पैराडाइज की तरह है, इससे लिटिगेशन बढ़ जाएंगे और जो जितने भी लॉयर्स हैं जो कि एबल हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको बहुत सारा काम मिल जाएगा। इस तरीके से PR देशमुख ने भी इसका क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा कि जो ड्राफ्ट है वो अंबेडकर द्वारा जो लाया गया है वो एक तरीके के लॉ मैनुअल की तरह है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इतने पैडिंग, इतने वर्बीज यूज़ नहीं करता है। एक डॉक्यूमेंट जो कि लॉ मैनुअल ना हो बल्कि एक सोशो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट जैसे फीचर्स होने चाहिए। लेकिन हमारा मिसफॉर्च्यून है कि हमें इतने सारे वर्ड्स के द्वारा बर्डन कर दिया गया है जिसे हम इजीली एलिमिनेट किया जा सकता था। सो फ्रेंड्स, ये हमारा चैप्टर हुआ सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर पढ़े और इसके साथ साथ क्रिटिसिज्म पढ़ा। अब अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। सो बी इन टच। थैंक यू।